मुझे चिंता, या किसी भी भारतीय को या किसी भी एनालिस्ट को, इंडियन एनालिस्ट को चिंता इस बात की है कि क्या इस मौका जो पाकिस्तान को मिला है, इसके द्वारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तौर पर इंटरनेशनल स्टेज पर रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है। क्योंकि ये भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, हमने 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर 2019 में हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन किया, हमने जो है आर्टिकल 370 हटाया वहां से, और उसके बाद फिर हमने जो है ऑप सिंदूर किया। और इन सब के बीच में हमने बहुत सारी डिप्लोमेटिक कैपिटल खर्च की है, पूरी दुनिया में जाके बताया कि पाकिस्तान के साथ हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आतंकवादी मुल्क है। तो अगर जो है पाकिस्तान का इस सीज फायर अकॉर्ड के द्वारा अगर पाकिस्तान का रिहैबिलिटेशन होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक तरीके से बाद में चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इससे एनकरेज महसूस करेगा, और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में या और भी जो हमारे बॉर्डर से लगे हुए एरिया हैं, वहां पे या कहीं पे भी पूरे देश में जो है कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है। तो सर जय हिंद, कर्नल दीपक कुमार सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल ये जो पिछला दिन था, यानी कि जो शनिवार था, वो बड़ा अहम था। हमने देखा पाकिस्तान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे, ईरान का डेलीगेशन जिसमें अरागची उनके संसद के स्पीकर वो भी पहुंचे। बीच में ऐसा लगा कि बातचीत नहीं होगी, लेकिन शाम तक खबर सामने आई कि दोनों, पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका और जो ईरान के प्रतिनिधि हैं, डेलीगेशन से, वो आमने सामने बैठे और उन्होंने बातचीत की। हालांकि भी ये बातचीत 2-3 दिन और चल सकती है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन कैसे आप इस बातचीत को देख रहे हैं? कितनी उम्मीद हम करें कि किसी नतीजे तक के बातचीत पहुंच सकती है सर? देखिए, मुझे इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। एक तो जी ये कि जो हम ये मीडिया पाकिस्तान को जो इस चीज का क्रेडिट दे रहा है कि उन्होंने मीडिएशन करवाई है, ये सही नहीं है। ओके क्योंकि देखिए, मीडिएशन की एक अपनी डायनेमिक्स होती है। मैं बड़े मिसाल के तौर पे, मैं अगर गांव में भी दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है, तो उनका बीच बचाव, सुलह सफाई कौन करवाता है? या जी तो पुलिस करवाती है या सरपंच करवाता है। क्योंकि सरपंच के पास भी कुछ लेवरेज होता है, उसकी एक स्टैंडिंग होती है गांव में। और पुलिस को तो आप जानते ही हैं कि पुलिस के पास पूरा ताकत है उनके पास, जो है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। तो इसीलिए इसी तरीके से इंटरनेशनल एरिना में भी जो कोई भी देश जो अगर मीडिएशन करवाता है, तो उसका एक पॉलिटिकल स्टेचर होता है। और दूसरी बात है कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। जो भी मीडिएशन करवाए वो न्यूट्रल हो और ट्रस्टवर्दी हो, विश्वास के योग्य हो। और तीसरा अहम मुद्दा यह है कि उसका दोनों पक्षों के ऊपर कुछ ना कुछ लेवरेज होना चाहिए, लीवर होना चाहिए, कि उनको कुछ ना कुछ दबा सके, उनको जो है थोड़ा सा प्रेशर डाल सके। तो अगर ये प्री रिक्विजिट्स हैं मीडिएशन करवाने के, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पास तो इनमें से कोई भी ये प्री रिक्विजिट नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेचर तो है ही नहीं, न्यूट्रलिटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर पे एक छोटी सी जंग भी हुई थी, जिसमें कि मिसाइल्स, आर्टिलरी और रॉकेट्स वगैरह तमाम चीजें इस्तेमाल की गई। दूसरा, जो एक पक्ष है सऊदी अरेबिया, उसके साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि मतलब वो एक ट्रस्टवर्दी नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार का जो नैरेटिव पाकिस्तान में चलता रहता है, इजराइल के खिलाफ भी और ईरान के खिलाफ भी और अमेरिका के खिलाफ भी। इजराइल और अमेरिका तो वो अपना दुश्मन समझते हैं। वहां पर अक्सर जो है, जो जब प्रदर्शन होते हैं, तो उसमें नारे लगाए जाते हैं, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका।
और दूसरा, क्योंकि ईरान एक शिया देश है, शिया और सुन्नियों का भी जो है पाकिस्तान में बहुत विवाद रहता है। अक्सर शियाओं को काफिर कहा जाता है और शियाओं की मस्जिदों पर अक्सर हैंड ग्रेनेड फेंके जाते हैं जब वो नमाज वगैरह अदा कर रहे होते हैं। तो आपने देखा हुआ है, कुछ एक महीने पहले भी हुआ था, करीब बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई तकरीबन 150 के करीब लोग तो घायल हुए थे और करीब 30-40 लोग मारे गए थे ऑन द स्पॉट। उनके जो प्रोसेशंस निकलते हैं उनके ऊपर भी जो है आत्मघाती हमले होते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान किसी भी तरीके से ना तो न्यूट्रल है और ट्रस्टवर्दी बिल्कुल नहीं है। ईरानियन भी उनको ट्रस्ट नहीं करते और इजरायली भी उनको जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक और है। चंद एक रोज पहले जो है वहां के पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जो है ये भी कहा है पार्लियामेंट के अंदर कि इसराइल के ऊपर बहुत सारी लानतें भेजी और ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान के दो ही दुश्मन हैं, एक इसराइल है और दूसरा इंडिया है। तो वो कहीं भी से भी जो है मतलब एक मेच्योर नेशन भी नहीं है, मेच्योर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। तो एक तरीके से ये कहना कि जो है वो एक लेवरेज है उनका, उनकी कोई न्यूट्रलिटी है, कोई ट्रस्ट वर्दीनेस है, कुछ भी नहीं है। IMF से लोन उनको मिलते हैं तो उनका गुजारा होता है? तो और हिस्ट्री अगर हम थोड़ा सा देखें मीडिएशन की, जी तो सर। देखिए इजराइल और इजिप्ट के बीच में मीडिएशन हुआ था, कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था 1978 में, अमेरिका ने करवाया था। तो अमेरिका का लेवरेज था, इकोनॉमिक लेवरेज भी था, मिलिट्री लेवरेज भी था, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग समझौता कर लीजिए। और उन्होंने इजराइल को बोला कि आप जो है सिनाई पेनिनसुला पे इजराइल ने कब्जा कर रखा था तो इजिप्ट का। तो आप इजराइल को बोला कि आप ये खाली कर दीजिए और साथ में इजिप्ट को बोला कि हम आपको मिलिट्री एड देंगे। तो उनको ठीक है। 1.4 बिलियन की करीब जो है हर साल कई सालों तक जो है मिलिट्री एड दी जाती रही। ओस्लो अकॉर्ड्स देखिए आप, 1993-95 के बीच में हुए थे। ये हुए थे इसराइल और PLO के बीच में, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी यासर अराफात की। उसमें भी जो है, हालांकि ओस्लो में हुए थे, नॉर्वे की राजधानी है, लेकिन अमेरिकन का हाथ था और उन्होंने कहा था कि आप अगर समझौता कर लेते हैं तो हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो कि वेस्ट बैंक में जिनका एडमिनिस्ट्रेशन था, हम आपको जो है आर्थिक मदद देंगे। तो ओके। ये सारे जो समझौते इसी प्रकार से होते हैं, या तो ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए या फिर आपका रसूख होना चाहिए। तो पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं। मुझे चिंता, या किसी भी भारतीय को या किसी भी एनालिस्ट को, इंडियन एनालिस्ट को चिंता इस बात ओके। की है कि क्या इस मौका जो पाकिस्तान को मिला है, इसके द्वारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक तौर पर इंटरनेशनल स्टेज पर रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है? क्योंकि ये भारत के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, हमने 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर 2019 में हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, फिर उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन किया, हमने जो है आर्टिकल 370 हटाया वहां से, और उसके बाद फिर हमने जो है ऑप सिंदूर किया। और इन सब के बीच में हमने बहुत सारी डिप्लोमेटिक कैपिटल खर्च की है, पूरी दुनिया में जाके बताया कि पाकिस्तान के साथ हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आतंकवादी मुल्क है। तो अगर जो है पाकिस्तान का इस सीज फायर अकॉर्ड के द्वारा अगर पाकिस्तान का रिहेबिलिटेशन होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक तरीके से बाद में चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इससे एनकरेज महसूस करेगा और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में या और भी जो हमारे बॉर्डर से लगे हुए एरिया हैं वहां पे या कहीं पे भी पूरे देश में जो है कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है। तो भारत ने जो है, आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कई सालों से हमने जो है पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जो है हमने वो ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनके खिलाफ काफी हम प्रस्ताव लेके आए हैं। हालांकि कुछ प्रस्ताव गिर जाते थे क्योंकि चीन उनके साथ खड़ा होता था, लेकिन पूरी दुनिया के सामने हमने उसको एक अलग तरह किया हुआ है डिप्लोमेटिकली। तो ये जो है, इसके द्वारा अगर पाकिस्तान का रिहेबिलिटेशन होता है, वो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जैसा कि आप हम मेन मुद्दे पर आए बिल्कुल सीज सर। फायर पे, कि सीज फायर ये कामयाब होगा। क्योंकि देखिए,
दोनों पक्षों के बीच में बहुत सारे बुनियादी डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़ी खाई है जिसको जो है उन्हें पार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही है कि ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे। अरे भाई, क्यों करोगे आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट? जब आप कहते हो कि हमने हथियार बनाना ही नहीं है, परमाणु हथियार नहीं बनाना, तो आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अगर न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है, पावर बिजली बनानी है, तो उसके लिए तो 2% ही जो है आपको एनरिचमेंट करने की जरूरत है। आपने अभी तक जो है 60% एनरिचमेंट कर लिया है। उसको क्या आप कोई जो है दवाइयां थोड़ी बना रहे हो उससे? वो तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ही काम में आता है। जी 60% से ऊपर 90% के बीच में बिल्कुल अगर एनरिचमेंट कर लिया है तो वो न्यूक्लियर वेपन के लिए जो है सफिशिएंट होता है। तो ठीक एक है तो सर। वो मुद्दा है। अमेरिका उस पर शायद कभी भी एग्री नहीं होगा। और अमेरिका ही नहीं, अमेरिका जो मिडिल ईस्ट के बाकी भी जो देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आए। क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन आता है तो ईरान उनके लिए एक खतरा बन जाता है। क्योंकि ऑलरेडी खतरा बना हुआ है, क्योंकि उसके वो ईरान बहुत सारे प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स को, टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है पूरे मिडिल ईस्ट में। चाहे जो वो येमेन के हुथी हैं, या इराक में जो है पीएमएफ है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है, उसके अंदर में करीब 60 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। सीरिया में भी जो है वो असद रजीम को सपोर्ट कर रहा था। वहां पे हिजबुल्ला, लेबनान में हिजबुल्ला को कर रहा है, पहले हमास को कर रहा था पैलेस्टीन में। तो ये सब जो हरकतें हैं, उसकी वजह से बाकी जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम जो देश हैं, वो भी जो है इससे घबराए हुए हैं कि अगर इनके पास ओके न्यूक्लियर वेपन भी आ गया तो हमारे लिए, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जी तो ठीक इसलिए है सर। अमेरिका और ये देश तैयार नहीं होंगे न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास होने के लिए। ठीक है सर। ये दूसरा है देखना बड़ा हॉर्मूज। इंटरेस्टिंग। ओके दूसरा हॉर्मूज। अब वो ओके कहता है कि हम हॉर्मूज की जो स्ट्रेट है उसको हम रेगुलेट करेंगे, हम वहां पे टोल वसूलेंगे। तो वो भी क्यों, उसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपने सुना होगा शायद, सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि देखिए, सिंगापुर में भी जो है इसी तरीके की स्ट्रेट है। वहां पे भी जी मलक्का स्ट्रेट भी है। मलक्का स्ट्रेट में जो है, और सिंगापुर स्ट्रेट में हॉर्मूज से ज्यादा ट्रैफिक है। बिल्कुल लेकिन वो कोई जो है इसके ऊपर कोई टोल नहीं वसूल रहे हैं। अगर वो टोल वसूलना शुरू कर दें तो वो तो बहुत अमीर हो जाएंगे सिंगापुर वगैरह। तो क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, मतलब समुद्र का कानून मान लीजिए एक मोटे तौर पर, समुद्र के लिए जो कानून है उसके खिलाफ है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंटरनेशनल वाटर है, वहां से किसी भी जहाज को गुजरना के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। तो ये जो है, अगर इस मुद्दा, ये बहुत अहम मुद्दा है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई भी रियायत ईरान को देने वाला है। हाँ देखना होगा। लेकिन अभी तो चलिए, मुझे लगता है कि जो आज की वार्ता है, यानी कि रविवार को जो आज वार्ता हो रही है, इसके ऊपर देखिए, हमारी नजर रहेगी। अभी जो आज जो बातचीत हो रही है, पहले तो जी दोनों पार्टियां जब बातचीत शुरू होती है तो दोनों हाई हॉर्सेस पे होती हैं, दोनों एक दूसरे को अकड़ दिखाती हैं शुरू में। फिर वो धीरे धीरे नरमी आती है। मुझे नहीं लगता कि अभी डायरेक्ट बातचीत भी हो रही है। हालांकि ये मीडिया में नहीं आया कि बातचीत डायरेक्ट हो रही है। ये अलग अलग कमरों में जो है, अमेरिका अलग कमरे में बैठा है और ईरान अलग, और पाकिस्तान जो है उनकी पाकिस्तान पर्चियां एक दूसरे के पास ले जा रहा है मैसेज के, बच्चा ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट बातचीत होती है तो भी जो है पता चलेगा। शायद कल तक हमें इसकी जानकारी भी मिल जाएगी कि डायरेक्ट हो रही हैं या इनडायरेक्ट बातचीत हो रही हैं, और किस माहौल में बातचीत हो रही है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अभी लड़ाई, बिल्कुल दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो हो सकता है कि जो माहौल बहुत दोस्ताना ना हो अभी, ना तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन ओके दोनों जो देश चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा ब्रीदर मिल जाए, जैसे कहते हैं ना, बॉक्सर थक जाते हैं जो, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मिलिटरीली, अगर हम कहें तो ईरान ओके का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको, उसके पास जो है उसके हथियारों के जो जखीरे हैं, मिसाइल्स के स्टॉक्स हैं, वो बहुत कम हो गए। और मिसाइल्स के स्टॉक्स जो है, आर्मामेंट के स्टॉक्स यूएस के भी कम हो गए। क्योंकि यूएस यूक्रेन को भी पहले मदद करता रहा है। पिछले साल भी उन्होंने कुछ स्टॉक्स इस्तेमाल कर लिए, जब
पिछले साल जून में जो है मई या जून में जब जून ईरान के में ऊपर जी अटैक किया था, तो दोनों चाहते थे, लेकिन ज्यादा नुकसान फिर भी ईरान का हुआ, ईरान उनकी का सारी फैक्ट्रीज और सब चीजें जो है बर्बाद हो गई। वो चाहते हैं कि शायद इस सीज फायर का फायदा उठाकर वो चाइना से और रशिया से कुछ जो है सामान ले सकें, कुछ मदद ले सकें, और दोबारा से जो है फिर वो तैयार हो सके अगर दोबारा से युद्ध की स्थिति बनती है। लेकिन पूरी दुनिया चाहती है कि जो है युद्ध ना हो, शायद शांति समझौता हो जाए। लेकिन हम देखना पड़ेगा कि किस तरीके का होता है, और अगर पाकिस्तान में ये समझौता होता है, ये भारत के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चिंता का बिल्कुल विषय इसलिए है कि पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन होगा, जिससे कि पाकिस्तान जो है दोबारा से एनकरेज होगा पूरी दुनिया में जो है दहशत मचाने के लिए, खास करके जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल पंजाब में, और जो भारत से लगे हुए, बॉर्डर से लगे हुए इलाके हैं उनमें। वहां पे कोई कार्रवाई, आपका कहना है कि कुछ कार्रवाइयां वहां पर हो सकती हैं, बस एक और